अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईएसएमओ के इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से कि आपने बेसिकली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी कैसे है, उसके बाद आपने सीवी जो है वो कैसे प्रिपेयर करनी है जो कि आपने सेंड करनी है, और सेकेंडली के इस वीडियो में हम जो है वो एनपीसीसी जो कि अब आईएसएमओ बन चुका है उसके बेसिकली क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और कैसे कैसे बेसिकली वो काम करती है, तो ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम जानते हैं आईएसएमओ को, वो पावर सिस्टम ऑपरेटर के नाम से नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर, जिसको हम एनपीसीसी बोलते हैं। उसके बाद ये अब जो बन गई है इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर आईएसएमओ बन गई है। इसने अपना जो ऑफिशियली काम स्टार्ट किया वो 1 मई 2025 से जो है वो ये स्टार्ट किया है इसने अपना काम। और इस बेसिकली एनटीडीसी के पास सिस्टम ऑपरेटर का लाइसेंस था, जिसका लाइसेंस नंबर था SOL 01/2023, जो कि 21 मार्च 2023 को बेसिकली इशू हुआ था। तो एनटीडीसी ने बेसिकली नेपरा को रिक्वेस्ट की कि आप ये जो सिस्टम ऑपरेटर का जो लाइसेंस है वो इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की एक कंपनी है, उसको बेसिकली ये ट्रांसफ़र कर दिया गया ये 30 अप्रैल 2025 को। और उसके बाद 1 मई 2025 से जो है इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर ने जो अपना काम शुरू कर दिया। बेसिकली जो आईएसएमओ बनी है इसकी बेसिकली 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक, इसने सिस्टम ऑपरेटर का काम करना है, जो कि पहले एनपीसीसी करती थी कि जितना भी 220 केवी का हो गया, 500 केवी का सिस्टम, 132 केवी का सिस्टम और 66 केवी का सिस्टम, ये सारा एनपीसीसी देखती थी। तो इसको एज अ सिस्टम ऑपरेटर काम करेगी। मार्केट ऑपरेटर काम करेगी, जैसे जो सीपीपीए काम करता था, मे बी ये सीपीपीए के साथ मिलके जो है वो आईजी के हवाले से ये काम करेगी मार्केट ऑपरेटर के तौर पे। उसके बाद इसके साथ जो है वो ट्रांसमिशन एंड जनरेशन प्लानिंग के जो बेसिकली डिपार्टमेंट्स हैं एनटीडीसी से, ये भी निकाल के इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर के साथ शामिल किए गए हैं। अब ये बेसिकली इसकी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो 3 है। ये क्वेश्चन लाजमी होगा। एक तो ये कि आईएसएमओ ने इंटरव्यू में लाजमी क्वेश्चन करेंगे कि आईएसएमओ ने एचआर के हवाले से कि आईएसएमओ ने ऑफिशियली अपना काम कब स्टार्ट किया है, तो ये 1 मई 2025 को। और लाइसेंस जो है वो इशू हुआ था एनटीडीसी को, बेसिकली वो जो है वही लाइसेंस जो है वो आईएसएमओ को पास ऑन हो गया, जो कि लाइसेंस नंबर था SOL 01/2023, जो कि 21 मार्च 2023 को एनटीडीसी को इशू हुआ था सिस्टम ऑपरेटर का। और उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली आईएसएमओ की क्या हैं, तो ये सिस्टम ऑपरेटर हो गया, मार्केट ऑपरेटर हो गया, ट्रांसमिशन एंड जनरेशन प्लानिंग, ये 3 काम जो है वो आईएसएमओ करेगी। अब उसके बाद अब यहाँ पे जहाँ पे एनपीसीसी बेसिकली आ रहा है वहाँ पे इसका ये हम कम करेंगे कि आईएसएमओ का जो सिस्टम ऑपरेटर का बेसिकली पर्पज़ है ना, वो जो एनपीसीसी का पर्पज़ था वो अब जो है वो आईएसएमओ के अंडर सिस्टम ऑपरेटर का वो पर्पज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें पता है कि जो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर जो अब नोन एज सिस्टम ऑपरेटर इज़ नोन एज जो कि नर्व सेंटर है पावर सिस्टम का इन पाकिस्तान, जो कि लोकेटेड इस्लामाबाद में है। उसके बाद जो है वो एनजीसी बेसिकली क्या करती है कि एनजीसी जो कि फॉर्मर एनटीडीसी थी, वो कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट, मेंटेन प्राइमरी ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान 500 केवी 220 केवी ट्रांसमिशन लाइंस, 500 केवी 220 केवी ग्रिड स्टेशन, प्रोवाइडिंग व्हीलिंग फैसिलिटी। व्हीलिंग फैसिलिटी बेसिकली क्या होती है कि जो अपना पावर ट्रांसफ़र के लिए स्ट्रक्चर जो है वो देती है, जैसे एनजीसी जो है वो पावर का अपना स्ट्रक्चर देती है ताकि जो पावर प्लांट है जहाँ से बिजली प्रोड्यूस हो रही है कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए जो स्ट्रक्चर देती है, इसको हम व्हीलिंग फैसिलिटी बोलते हैं। तो सीपीपी बेसिकली हमें जो पहले पता था कि मार्केट ऑपरेटर हमारा सीपीपी था, जो कि अब आईएसएमओ के पास आ गया।
तो सीपीपी बेसिकली फॉर परचेज ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटर एंड सेलिंग टू डिस्कोस, कि वो जनरेटर से जो वो पावर परचेज करते थे और डिस्कोस को सेल करते थे। तो उस इन दोनों के दरमियान जो है वो व्हीलिंग फैसिलिटी का काम जो करती है वो एनजीसी करती है, जो कि अब एनजीसी है और ओल्ड नोन एज एनटीडीसी। व्हीलिंग फैसिलिटी क्या है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद डिस्कोज हैं, ये कंस्ट्रक्ट मेंटेन सेकेंडरी ट्रांसमिशन नेटवर्क, जो कि हमारा 132 केवी 66 केवी की ट्रांसमिशन लाइंस हैं और 132 केवी के जितने भी ग्रिड स्टेशन हैं एंड 11 केवी एंड 400 वोल्ट के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको देखती है। और एनपीसीसी जो कि सिस्टम ऑपरेटर है अब, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन मॉनिटरिंग ऑफ जनरेशन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन विद ऑल पावर सेक्टर स्टेक होल्डर, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी हो गया, एनटीडीसी जो कि एनजीसी है, एंड फील्ड ऑफिसर्स ऑफ डिस्कोस, जेनकोस, सीपीपीए एंड आईपीपी, इन सब के जो दरमियान एक बेसिकली कोऑर्डिनेशन करती है। कि कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है कि जो सिस्टम ऑपरेटर है जो बेसिकली है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एनटीडीसी के पास है, तो एनटीडीसी के साथ जो वो रब्ता करती है। उसके अलावा जितने भी आईपीपीज हैं जिन्होंने जो वो बिजली सप्लाई करनी है, जो जनरेट करते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करती है। सीपीपीए को बेसिकली इंफॉर्मेशन करती है, और जेनकोज और डिस्कोज सब के साथ जो ये बेसिकली एनपीसीसी का एक लिंक था। नेक्स्ट है कि बेसिकली सिस्टम ऑपरेटर जो है वो काम कैसे करता है, कि सबसे पहले इसमें एक नेशनल कंट्रोल सेंटर है। नेशनल कंट्रोल सेंटर बेसिकली क्या काम करता है कि जनरेशन कंट्रोल करता है ओवरऑल, स्विचिंग एंड ऑपरेटिंग कंट्रोल ऑफ 500 केवी एंड 220 केवी नेटवर्क। जो 500 केवी और 220 केवी के नेटवर्क होते हैं उसकी जो स्विचिंग है वो सारी आपकी नेशनल कंट्रोल सेंटर से होती है, एनसीसी से। और जितने भी ट्रांसमिशन लाइंस है 500 केवी की, 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइंस, 500 केवी के ट्रांसफार्मर्स, 220 केवी के ट्रांसफार्मर्स, इन सब की जो स्विचिंग है वो सारी एनसीसी से होती है। अब ये मैं एक और चीज़ बता दूं कि अगर एक ट्रांसफार्मर है जो कि 220 केवी ऑब्लिक 132 केवी का ट्रांसफार्मर है, अब जो 220 केवी की साइड है वो एनसीसी जो है वो सर्किट ब्रेकर जो है उसके ऑपरेट करवाएगी, और जो 132 केवी की साइड है वो आपकी आरसीसी जो है वो ऑपरेट करवाएगी, वो एनसीसी के अंडर नहीं आता। ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि एक 220 केवी ऑब्लिक 132 केवी का ट्रांसफार्मर है तो उसका जो ऑपरेशन है वो कौन करवाएगी। तो जो एचवी साइड है 220 केवी साइड है उसके जो ब्रेकर है वो ऑन एनसीसी करवाएगी, और जो 132 केवी के साइड के ब्रेकर है अगर वो साउथ में है तो आरसीसी साउथ करवाएगी, और अगर वो नॉर्थ में है ट्रांसफार्मर तो आरसीसी नॉर्थ जो है वो उसके ऑपरेशन करवाएगी 132 केवी के साइड के। अब जो एनसीसी को सपोर्ट करने के लिए दो बेसिकली रीजनल कंट्रोल सेंटर हैं, एक रीजनल कंट्रोल सेंटर साउथ में जामशोरो में है और एक रीजनल कंट्रोल सेंटर नॉर्थ इस्लामाबाद में है। जो नॉर्थ के जितने भी ऑपरेशन 132 केवी के और 66 केवी के, ये सारा आरसीसी नॉर्थ को ऑपरेशन करवाता है, और जो भी जितने भी 132 केवी और 66 केवी के ऑपरेशंस हैं वो साउथ साइड के, वो सारे आरसीसी साउथ जो है वो उसके ऑपरेशन करवाते हैं। ये बेसिकली दो सपोर्टिव रीजनल सेंटर हैं एनसीसी के। अब बेसिकली जो एनपीसीसी है जिसको अब हम सिस्टम ऑपरेटर बोलेंगे, उसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पावर सिस्टम, कि जिसमें ये स्मूथ सप्लाई देते हैं। स्मूथ सप्लाई का मतलब क्या है कि जिसमें आपकी जो फ्लक्चुएशंस हैं वो मिनिमम टू मिनिमम होंगी, मिनिमम इंटरप्शन प्रोड्यूस करते हैं कि ये सिस्टम को अगर कहीं शटडाउन देनी है या किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ये ऐसे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं या ये ऐसे ऑपरेशन करवाते हैं कि आपकी जो सिस्टम की इंटरप्शंस हैं वो मिनिमम टू मिनिमम रहें। उसके बाद क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई है कि ये बेसिकली वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की जो फ्लक्चुएशन है ये उसको रिजॉल्व करते हैं कि ये अगर जैसे एनटीडीसी है कि अगर कहीं पे भी जो वोल्टेज की वायलेशन हो, वोल्टेज हाई हो जाए 220 केवी साइड के या फिर 500 केवी साइड के, तो वो एनपीसीसी को बताएगी और एनपीसीसी फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड करेगी कि कहाँ पे जो है आपने शंट रिएक्टर ऑन करना है, ठीक है, तो कहाँ पे आपने जो है वो
रिएक्टिव पावर आपको चाहिए तो आपने उसमें जो रिएक्टिव पावर है वो कहाँ से अरेंज करनी है। तो ये बेसिकली जो डिसीजन होता है ये एनपीसीसी का होता है। ये ऐसे नहीं होता कि किसी ग्रिड पे जब वोल्टेज अबाव हो गए तो वो अपनी मर्जी से शंट रिएक्टर जो है वो सिस्टम में इन कर दे। सिस्टम का कोई भी ऑपरेशन, एक सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन हो गया, आइसोलेटर का ऑपरेशन मतलब हो गया, अर्थ स्विच का ऑपरेशन हो गया, तो ये सारा जो है वो एनपीसीसी के थ्रू जो है वो सारा होता है। तो ये स्टैंडर्ड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी भी जो है मेंटेन करना ये बेसिकली भी सिस्टम ऑपरेटर का काम होता है। उसके बाद सेफ्टी, डेफिनेटली ये पर्सनल और इक्विपमेंट की सेफ्टी के हवाले से भी करती है कि जैसे ही किसी भी सिस्टम पे शटडाउन लिया जाता है किसी भी ट्रांसफार्मर पे, तो जो बेसिकली एनपीसीसी है ये पहले सर्किट ब्रेकर ऑफ करवाती है, उसके बाद जो है वो आपके आइसोलेटर को ओपन करवाती है और अर्थ स्विच को क्लोज करवाती है। तो ये सारे बेसिकली आप इसके एसओपीज में होता है एनपीसीसी सिस्टम ऑपरेटर के कि जब भी वो ऑपरेशन करवाएगी तो ये तीनों ऑपरेशन करवाएगी। और इसी तरह जब आपने कोई भी इक्विपमेंट सिस्टम में लेके आना है तो वो भी उसी तरह करते हैं कि सबसे पहले अर्थ स्विच को कहते हैं ओपन कर लें, फिर कहते हैं जी आप जो आइसोलेटर जो वो क्लोज कर लें और उसके बाद जो है वो सर्किट ब्रेकर को वो क्लोज करवाते हैं। तो इस तरह जो है पर्सनल और इक्विपमेंट की सेफ्टी का भी वो ख्याल रखते हैं। उसके बाद इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी का क्या मतलब है कि मिनिमम जनरेशन कॉस्ट को वो इंश्योर करते हैं। वो बेसिकली कैसे करते हैं कि जो जितने भी पावर प्लांट है वो मेरिट ऑर्डर पे चलाते हैं। मेरिट ऑर्डर बेसिकली क्या है कि ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और मिनिमम लॉसेस मतलब एक उस सिस्टम को जो है वो ज़्यादा लोड करते हैं जिस पे जो है वो लॉसेस कम से कम हो। तो ये भी बेसिकली आपकी इकोनॉमी के हवाले से भी ये काम करते हैं। उसके बाद फंक्शंस बेसिकली एनपीसीसी जिसको अब सिस्टम ऑपरेटर बोलेंगे, इसके क्या हैं कि एनपीसीसी इज अ नर्व सेंटर ऑफ पावर सेक्टर, इंटायर पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन to the load center is controlled and coordinated from its national and regional control center। बेसिकली जितनी भी पावर है वो ट्रांसमिट होती है और कंट्रोल होती है और कोऑर्डिनेट होती है, ये सारी जो है वो नेशनल एंड रीजनल कंट्रोल सेंटर से होती है। उसके बाद ये जो मेन काम करते हैं वो मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड, कि ये इनका मेजर फंक्शन है कि ये सप्लाई और डिमांड में बैलेंस रखते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज कंट्रोल एंड इक्विपमेंट लोडिंग विद इन द परमिसिबल लिमिट ये इंश्योर करते हैं कि आपके जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो ज़्यादा जो ओवरलोड ना हो, ये भी इंश्योर करते हैं। अगर ओवरलोड हो रहे हैं तो आप कुछ जो दूसरा तरीका रही है तो या तो ये लोड शिफ्ट करते हैं या दूसरा करते हैं लोड शेडिंग का। बेसिकली लोड शेडिंग के थ्रू जो सिस्टम है उसको परमिसिबल लिमिट के अंदर लेके आते हैं। उसके बाद मेंटेनिंग द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। नेक्स्ट इनका मेजर फंक्शन है कि ये मंथ वाइज एंड एनुअल एनर्जी एस्टिमेशन करते हैं। ये मंथ वाइज हो गया, जितनी भी एनर्जी की एस्टिमेशन है आने वाले दिनों में ये सारी मंथ वाइज भी होती है और एनुअल एनर्जी एस्टिमेशन भी इनकी होती है। उसके बाद ये इकोनॉमिक डिस्पैच स्विचिंग ऑपरेशन करते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैच का मतलब क्या है, जैसे हमने ऊपर देखा इकोनॉमी का, तो ये इकोनॉमिक डिस्पैच का मतलब यही होता है कि जो अपनी पर यूनिट कॉस्ट कंज्यूमर को पे करनी पड़ रही है वो मिनिमम से मिनिमम रहे। तो इसलिए ये इकोनॉमिक डिस्पैच बेसिकली काम करते हैं कि ऑपरेशन ऑफ पावर नेटवर्क, शेड्यूलिंग ऑफ मेंटेनेंस, शटडाउन ऑन पावर प्लांट एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क एलिमेंट। तो ये उस हिसाब से मेंटेनेंस और शटडाउन जो है वो प्लान करते हैं ताकि जो सिस्टम है इसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम ही रहे। ये ऐसा नहीं करते कि जितने भी पावर प्लांट जो सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सबको एक ही दफ़ा बंद कर दें, ये ऐसा नहीं करते। जैसे आपके हाइडल हो गया, तो हाइडल आपके सर्दियों में इतने अवेलेबल नहीं होते क्योंकि आपका पानी की इरिगेशन जो है वो कम होती है। तो ये जितने भी शटडाउन्स प्लान होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के वो जो है वो सर्दियों में होते हैं। तो इसी तरह जो प्लांट ऐसे प्लांट जैसे जो थर्मल पावर प्लांट हो गया, इनकी हमें सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि सर्दियों में हमारे पास हाइडल अवेलेबल नहीं होती। हम टोटली जो रिलाई करते हैं वो जो है वो थर्मल पे करते हैं। तो थर्मल को जो शटडाउन दिए जाते हैं वो गर्मियों में दी जाती हैं क्योंकि गर्मियों में हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक के हो गए या दूसरे हमारे रिन्यूएबल के हो गए, क्योंकि रिन्यूएबल भी सुबह गर्मियों में सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है और शाम 5-6 बजे तक अवेलेबल होती है। तो इसलिए हम जो थर्मल पावर प्लांट को शटडाउन दिए जाते हैं वो सारे गर्मियों में दिए जाते हैं। तो इस तरह ये बेसिकली इकोनॉमिक डिस्पैच जो है वो इंश्योर करती है। उसके बाद पावर डिस्पैचिंग टू थर्मल पावर प्लांट ऑन इकोनॉमिक डिस्पैच क्राइटेरिया इन व्यू सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क, के जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनको बेसिकली मेरिट ऑर्डर पे चलाते हैं कि जिसकी जो पर यूनिट प्राइस है वो सबसे कम है उसको उस थर्मल पावर प्लांट को पहले चलाया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट टू मीडियम टर्म
ऑपरेशनल प्लानिंग, उसकी जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी होती है, मीडियम टर्म भी प्लानिंग होती है। उसके बाद एडवांस नोटिफिकेशन टू थर्मल प्लांट रिगार्डिंग एनर्जी ईयर अहेड, क्वार्टर अहेड, वीक अहेड एंड डे अहेड। बेसिकली आपको एक साल में कितनी एनर्जी थर्मल पावर प्लांट से हमने लेनी है, एक 6 महीने में क्वार्टर में कितनी लेनी है, वीक में कितनी लेनी है और डे में कितनी लेनी है, ये पहले जो है वो हर थर्मल पावर प्लांट को बेसिकली ये इंश्योर करते हैं, बताते हैं कि हमने इतनी जो है वो यूनिट्स आपसे लेने हैं। उसके बाद बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो सिस्टम ऑपरेटर के क्या है कि एनपीसीसी इज अ कंट्रोल एंड कमांड बॉडी एंड फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ सिस्टम पास ऑन इंस्ट्रक्शन टू जेनको। बेसिकली जेनको तो अब खत्म हो गए हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन आईपीपीएस को पास करते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं डिस्कोस को पास करते हैं, जो कि 132 केवी और 11 केवी के सिस्टम को बेसिकली जो वो करते हैं। हाइड्रो स्टेशन फ्राम इट्स कंट्रोल रूम्स, जो हाइड्रो स्टेशन के कंट्रोल रूम्स हैं उन हाइड्रो स्टेशन को करते हैं फ्राम कंट्रोल रूम से। विच फंक्शन राउंड द क्लॉक इन 3 शिफ्ट विद शिफ्ट इंजीनियर्स ऑन ड्यूटी। तो ये 3 शिफ्टें होती हैं और हर शिफ्ट में जो वो 3 शिफ्ट इंजीनियर जो है वो ड्यूटी पे होते हैं। जैसे कि इंशाल्लाह आप भी जो है वो मोस्टली जो स्टूडेंट होंगे आपसे आप सिलेक्शन होगी तो वो भी एज अ शिफ्ट इंजीनियर जो है वो काम करेंगे। उसके बाद सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल देखते हैं कि प्रेजेंट ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या है एनपीसीसी की, जिसको हम सिस्टम ऑपरेटर बोलेंगे कि सिस्टम सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी आर इश्यूज ऑफ टॉप प्रायोरिटी नेचर। दिस इज अ टेक्निकल अर्जेंसी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूटिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड मे डिमांड आउट मेरिट ऑपरेशन ऑफ सम ऑफ द जनरेटिंग यूनिट इन द सिस्टम। नेक्स्ट है कि द प्रोविजन ऑफ स्पिनिंग रिजर्व इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द वन बिगेस्ट जनरेटर कैपेसिटी इन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ग्रिड कोड। ग्रिड कोड के हिसाब से जो स्पिनिंग रिजर्व है वो कितना होना चाहिए। एमसीक्यू ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में कि स्पिनिंग रिजर्व जो होगा वो आपका 1/3 ऑफ द वन बिगेस्ट जनरेटर कैपेसिटी जो होगी आपके सिस्टम में जिस जनरेटर की, उसका 1/3 होना चाहिए स्पिनिंग रिजर्व आपके पास ग्रिड कोड के हिसाब से। उसके बाद 500 एंड 220 केवी ट्रांसमिशन लाइंस ट्रांसफार्मर्स आर ऑपरेटेड विद सिंगल कंटीजेंसी कंप्लायंस। तो जो आप जितने भी आपके ट्रांसमिशन लाइंस है और ट्रांसफार्मर है ये सिंगल कंटीजेंसी पे बेसिकली जो है वो ऑपरेट होने चाहिए, डबल पिन हो चाहिए। सिंगल कंटीजेंसी बेसिकली क्या है, जिसको हम N+1 कंटीजेंसी बोलते हैं कि अगर आपके पास 5 ट्रांसफार्मर थे किसी ग्रिड स्टेशन पे, उसका एक ट्रांसफार्मर जो है वो बर्न हो गया तो इसका मतलब है वो जो है सिंगल कंटीजेंसी कंप्लायंस पे चला गया, N+1 पे चला गया, तो इसको बोलते हैं। उसके बाद थर्मल जनरेटर आर डिस्पैच्ड इन ऑर्डर ऑफ इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर कंसीडरिंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। जितने भी थर्मल जनरेटर हैं ये आपके मेरिट ऑर्डर पे चलाए जाते हैं। उसके बाद हाइडल न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें विंड और सोलर आ जाते हैं आर ऑपरेटेड एज मस्ट रन। जो आपके हाइडल न्यूक्लियर और रिन्यूएबल होते हैं ये मस्ट रन होते हैं, मतलब सबसे पहले हाइडल न्यूक्लियर और रिन्यूएबल को चलाया जाता है, उसके बाद जितनी जनरेशन बचती है वो सारी उसके बाद हम थर्मल जनरेटर पे जाते हैं और उनको भी हम इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर पे चलाते हैं। नेक्स्ट है कि बेसिकली आपकी जो इकोनॉमिक डिस्पैच में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आपका मेरिट ऑर्डर आता है कि आपने जितने भी जनरेटर चलाने हैं, जितने भी आपने पावर प्लांट चलाने हैं उनको मेरिट ऑर्डर पे चलाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट अवेलेबल कितने हैं। उसके बाद कंजक्शन एंड लॉसेस देखे जाते हैं कि सबसे कम लॉसेस किसके हैं। उसके बाद फ्यूल अवेलेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स देखा जाता है। उसके बाद रैंपिंग रेट्स देखे जाते हैं। उसके बाद स्टार्टअप एंड डाउन डिसीजन कि आपका कोई भी पावर प्लांट है वो स्टार्ट कितनी जल्दी हो जाता है और डाउन कितनी जल्दी हो जाता है, ये डिसीजन किया जाता है, ये भी देखा जाता है। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड रिजर्व्स देखे जाते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है ये सब पॉइंट जो है वो मिला के आपकी इकोनॉमिक डिस्पैच जो है वो और सिक्योरिटी देखी जाती है। उसके बाद जनरेशन प्लानिंग एंड डिस्पैच है। जनरेशन प्लानिंग बेसिकली हम कैसे करते हैं कि इसके प्रोसीजर एंड स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं इन हिस्टोरिकल ट्रेंड। जितने भी हमारे पिछले 5 साल में जो डिमांड होती है, हिस्टोरिकल ट्रेंड होता है, उसको देखा जाता है। उसके बाद हम जनरेशन फोरकास्ट करते हैं कीप इन व्यू के इरिगेशन इंडेंट ऑफ हाइडल स्टेशन कि हमारा इरिगेशन का इंडेंट बेसिकली क्या है कि हमारे पास स्टोरेज कितनी है पानी की। उसके बाद शेड्यूल आउटेजेस देखते हैं कि जो शेड्यूल हैं जिसमें हम
किसी भी पावर प्लांट की मेंटेनेंस के लिए उसकी शटडाउन देते हैं। उसके बाद फोर्स्ड आउटेजेस देखी जाती हैं कि कोई भी हादसा हो जाए या कोई बारिश की वजह से कोई ट्रांसमिशन लाइन जो है वो ट्रिप हो गई या जो है वो ट्रांसफार्मर कोई बर्न हो गया तो उसको फोर्स आउटेजेस में देखेंगे। वेदर और सीजन के वेदर के हिसाब से भी ये फोरकास्ट होती है कि वेदर जो है वो कभी एक्सपेक्टेडली ज़्यादा ठंडा हो गया तो आपकी डिमांड कम हो जाती है और अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद स्पेशल इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे कोई क्रिकेट मैच आ गया पाकिस्तान इंडिया का या कोई सेमीफाइनल आ गया या कोई फाइनल आ गया मैच का, तो उस वक्त भी आपकी जो डिमांड है वो वेरी करती है। और कॉन्स्टेंट्स अगर कोई डिफरेंट कॉन्स्टेंट होते हैं कि किसी जगह पे कोई ट्रांसफार्मर बर्न हो गया और उसने 1 साल बाद आना है तो उस हिसाब से उसकी प्लानिंग की जाती है। कोई ट्रांसमिशन का लाइन का टावर गिर गया है तो उसकी बेसिकली उसने 15-20 दिन के बाद आपके सिस्टम में आना है तो उसके हिसाब से भी जो है वो सारी जनरेशन की प्लानिंग की जाती है। उसके बाद डिस्पैच ऑफ अवेलेबल थर्मल जनरेशन एज पर मेरिट ऑर्डर के जितनी भी हमारी डिस्पैच होती है थर्मल और पावर प्लांट की वो मेरिट ऑर्डर के हिसाब से होती है। उसके बाद ये पीछे हमने जनरेशन प्लानिंग पढ़ी, अभी हमारे पास ऑपरेशनल कंसिडरेशन होती हैं फॉर डिस्पैच जो कि प्लान्ड होती हैं कि हम प्लानिंग करते हैं उसकी सिस्टम स्टेबिलिटी की करते हैं कि हमारा कितनी हमने जनरेशन रखनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितने वोल्टेज होनी चाहिए, तो सारी सिस्टम की स्टेबिलिटी रहे कि सिस्टम हमारा स्टेबल रहे उसमें कोई ट्रिपिंग वगैरह ना आए। उसके बाद हम ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट को कंसीडर करते हैं कि किसी ट्रांसमिशन लाइन हमारी जो आउट ऑफ ना हो, सर्विस ना हो या कोई ट्रांसफार्मर हमारा डैमेज ना हो। उसके बाद रिएक्टिव पावर जो हमारी होती है सपोर्ट फॉर रेगुलेटिंग सिस्टम वोल्टेज, इसका हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमने अगर रिएक्टिव पावर हमारे सिस्टम में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे पास कौन से सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उनको रेडी करते हैं। प्लान्ड एंड शेड्यूल शटडाउन, जो कि प्लान्ड होते हैं शटडाउन्स और शेड्यूल होते हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन के शटडाउन्स, ट्रांसफार्मर के। उसके बाद जनरेटिंग प्लांट्स के जो शटडाउन्स होते हैं जो कि उनको वो कोई रिपेयरिंग करनी है या मेंटेनेंस करनी है या वॉशिंग करनी है तो उस हवाले से उनको भी प्लान करते हैं। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टर्स ऑफ स्टीम टरबाइन के जो हम स्टीम टरबाइन जो बेसिकली स्टार्ट्स करते हैं उनकी भी लिमिटेशंस है, उनको भी कंसीडर करते हैं। और उसके बाद टेस्टिंग ऑफ जनरेटिंग प्लांट्स के हमारे जो जनरेटिंग प्लांट्स है उसकी हम टेस्टिंग को भी कंसीडर करते हैं। जैसे जितने भी पावर प्लांट होते हैं उनका कैपेसिटी टेस्ट होता है हर साल में। तो कैपेसिटी टेस्ट बेसिकली क्या है कि ये पाकिस्तान में रूल तो हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फॉलो नहीं होते। हम जब वो इंडस्ट्रियल रिपोर्ट इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में मैं उस पर भी लेक्चर दूंगा कि जो स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिपोर्ट है और आईजी सैप है उस पर, तो स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिपोर्ट में एक मैं चीज़ देख रहा था कि पाकिस्तान में ये रूल है सीपीपीए का कि अगर कोई भी पावर प्लांट जो उसके साथ मुआहदे के तहत अगर वो फुल कैपेसिटी पे अवेलेबल नहीं होता तो जो सीपीपीए है उस पर पेनल्टी डाल सकता है। तो सीपीपीए ने बेसिकली पेनल्टी डाली भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकवर नहीं कर पाया पावर प्लांट से। तो ये सिस्टम की बेसिकली जो है वो ये प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं कि जो है वो मतलब एक हमारे रूल में है कि अगर कोई पावर प्लांट जो है वो फुल कैपेसिटी जितनी उसने अपने हमारे साथ मुआहदा किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कि इतनी बिजली ये बेसिकली प्रोड्यूस करने के काबिल है, तो हमने उस हिसाब से उसको कैपेसिटी पेमेंट करते हैं। तो उसका हर साल एक कैपेसिटी टेस्ट होता है। तो अगर वो जो है वो प्लांट कैपेसिटी टेस्ट को वो फेल करता है, नहीं जो है वो पहुंचता, तो हम उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल कंसिडरेशन फॉर डिस्पैच अनप्लान्ड इवेंट भी हो सकते हैं कि जैसे चेंज ऑफ वाटर इंडेंट हो गया कि जो आपकी हाइडल के लिए वाटर अवेलेबल था वो चेंज हो गया, या गर्मी कम हुई तो बारिशें कम हुई तो आपके जो डैम है उसमें पानी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं था। उसके बाद जो गैस कोटा बेसिकली एलोकेट होता है जो कि घरों को होता है और पावर प्लांट को होता है वो चेंज हो गया, या लोड रिस्ट्रिक्शन ऑन जनरेटिंग पावर प्लांट कि जिन पावर प्लांट को हमारे पास प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल थे उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई, या ट्रिपिंग या कोई मेजर आउटेजेस हो गई कि कोई ट्रांसफार्मर मेजर जो है वो आपका बर्न हो गया, या कोई आपका पावर प्लांट जो आउट ऑफ सर्विस हो गया, तो ये हमारी सारी अनप्लान्ड में आ जाता है। डिफरेंस इन फोरकास्टेड एंड एक्चुअल लोड ड्यू टू द अब्रप्ट वेदर चेंज कि हमारे पास
हमने फोरकास्ट किया था कि मतलब किसी भी दिन जो है वो इतना लोड हमारे पास हमें चाहिए, लेकिन वेदर जो है वो ठंडा हो गया तो हमारी जो फोरकास्ट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, चेंज हो जाती है। और अगर जो है वो मौसम गर्म हो गया, उस दिन हमने कम जो है वो फोरकास्ट किया था, तो ये हमारी सारी अनप्लान में आ जाता है। तो उस हिसाब से हम जो अगर हमारे पास गर्मी ज़्यादा हो गई तो हमारे पास पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो हम पावर प्लांट जो है वो ज़्यादा ऑन करवाते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास वेदर ठंडा हो गया तो हमारी जो फोरकास्ट होती है वो कम हो जाती है, मतलब हमारी डिमांड पावर सप्लाई की कम हो जाती है, तो हम उस हिसाब से जो प्लांट्स होते हैं उनको बंद करवा देते हैं। उसके बाद रिएक्टिव पावर सपोर्ट फॉर रेगुलेटिंग सिस्टम वोल्टेज के, अगर हमारी किसी भी जगह पे रिएक्टिव पावर की सपोर्ट चाहिए तो उसको भी रेगुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि इस जगह पे जब रिएक्टिव पावर की सप्लाई ज़्यादा है तो हमने वो कहाँ से उसको प्रोवाइड करनी है, तो ये चीज़ भी हम देखते हैं। उसके बाद नेपरा के ग्रिड कोड होते हैं। ये ग्रिड कोड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये 2-3 जो पॉइंट हैं ग्रिड कोड के ऑपरेशनल ऑफ पावर सिस्टम जो होती है ये रेगुलेट होती है नेपरा के ग्रिड कोड से। जो ऑपरेशन कोड 1 है ये किसको डील करता है, ये जनरल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को जो है वो ये जाहिर करता है, एक्सप्लेन करता है। उसके बाद ऑपरेशनल कोड नंबर 2 है जो कि डिमांड फोरकास्ट को बेसिकली आपका एक्सप्लेन करता है कि इनपुट फ्राम ये कैसे होती है कि आपने इनपुट लेनी है फ्राम ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर डिफरेंट टाइम हॉरिजन कंसोलिडेटेड बाय एनपीसीसी के एनपीसीसी जो जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं जितनी भी डिस्कोज हैं के इलेक्ट्रिक है उनसे डिमांड लेता है कि आपको डिमांड कितनी है। उसके बाद फिर ये जो है वो उसी हिसाब से जो है वो आईपीपीएस को जितने भी जनरेटिंग पावर प्लांट है उनको ये डिमांड भेजता है कि हमारी इतनी डिमांड है और हम आपसे जो इतने यूनिट्स जो वो परचेज करेंगे। उसके बाद ऑपरेशनल कोड जो 3 है ये डिमांड मैनेजमेंट को ज़ाहिर करता है, एक्सप्लेन करता है। और जो ऑपरेशनल कोड 4 है ये ऑपरेशनल प्लानिंग को जो है वो बेसिकली आपका एक्सप्लेन करता है, जिसमें हम जो है वो नेटवर्क ऑपरेशन एंड आउटेजेस प्लान करते हैं, जनरेशन डिस्पैच आउटेजेस कोऑर्डिनेट करते हैं, इनसफिशिएंट पावर ऑपरेटिंग मार्जिन हम देखते हैं और फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज कंट्रोल ऑपरेटिंग मार्जिन हम इसमें चेक करते हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपरा परफॉर्मेंस लिमिट में जो फ्रीक्वेंसी की जो नॉर्मल रेंज है वो हमारे पास हमें नेपरा ने दी है कि आपने इतनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी है, तो वो 49.8 से लेके 50.2 हर्ट्ज तक जो है वो नॉर्मल रेंज है। कि कंटीजेंसी फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है कि अगर लोड शेडिंग जो है वो चल रही है तो उसमें हम जो फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज जो है वो 49.4 और 50.5 हर्ट्ज तक लेके जा सकते हैं। और 49.3 पे, 49.2 पे, 49.1 पे हमारी क्रॉस ट्रिप स्कीम लगी हुई है जो कि हमें जो ब्लैकआउट से जो हमारे सिस्टम को बचाती है। और इसी तरह ओवर फ्रीक्वेंसी पे भी हमारी जो है वो क्रॉस ट्रिप स्कीम लगी हुई है जनरेटर प्लांट्स पे जो कि हमारे सिस्टम को ब्लैकआउट और ब्राउनआउट से बचाती है। उसके बाद जो वोल्टेज की हमारे पास नेपरा की लिमिट्स हैं, ओवर वोल्टेज की अंडर वोल्टेज की 0.8% है और जो वो उसके बाद दूसरी हमारे पास लिमिट है वो -5% है कि आपकी जो वोल्टेज लिमिट है वो ये होनी चाहिए। n-0 कंटीजेंसी का मतलब क्या है कि आपके अगर ग्रिड पे हर चीज़ कोई भी ट्रांसमिशन लाइन जो वो आउटेजेस पे नहीं है, कोई ट्रांसफार्मर आउटेजेस पे नहीं है, तो आपकी जो वोल्टेज की लिमिट है वो इतनी होनी चाहिए +8% एंड -5%। और अगर n-1 कंटीजेंसी है मतलब अगर कोई ट्रांसफार्मर आउट ऑफ सर्विस है, कोई एक ट्रांसमिशन लाइन आउट ऑफ सर्विस है, तो आपके पास जो वोल्टेज की लिमिट है वो ±10% हो जाती है। तो n-1 कंटीजेंसी का मतलब क्या है कि आपकी कोई भी एक ट्रांसमिशन लाइन या एक ट्रांसफार्मर आपका आउट ऑफ सर्विस है। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑपरेशन एंड कंट्रोल है कि जो है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि कीप बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑल द टाइम, कि आपकी जो डिमांड और सप्लाई है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए ताकि आपने जो ज़्यादा प्लांट नहीं चलाने ताकि जो कंज्यूमर पर ज़्यादा लोड ना बढ़े। और उसके बाद मेंटेन द स्टेबल फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखना है, मेंटेन सिस्टम सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, कीपिंग स्टेबल वोल्टेजेस ओवर प्राइमरी नेटवर्क के आपके जो प्राइमरी नेटवर्क पे वोल्टेजेस हैं वो स्टेबल होने चाहिए।
कि जहाँ पे वोल्टेज आपके डाउन हो तो वहाँ पे आप जो है वो उसकी रिएक्टिव पावर को अरेंज करके उसके वोल्टेज को दोबारा जो परमिसिबल लिमिट में लेके आए। उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफार्मर पैरामीटर्स, ये किसी भी ट्रांसमिशन नेटवर्क को या ट्रांसफार्मर को आपने ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए। ये भी आपके एनपीसीसी के ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि कोई ट्रांसमिशन लाइन ओवरलोड नहीं होनी चाहिए और ट्रांसफार्मर भी ओवरलोड नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम ट्रांसमिशन प्लानिंग का काम भी करता है, सिस्टम ऑपरेटर करेगा, जिसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग आती है, कैरिड आउट बाय पावर सिस्टम प्लानिंग। ये बेसिकली एनटीडीसी का पार्ट था पहले, पावर सिस्टम प्लानिंग अब ये जो है वो अब ये आईएसएमओ का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद जो पावर सिस्टम प्लानिंग का काम है, इसमें क्या क्या काम करता है कि ये न्यू ग्रिड स्टेशन के नया ग्रिड कहाँ पे बनेगा ये प्लानिंग करेगा, पावर प्लांट कहाँ पे लगना चाहिए ये प्लान करेगा, ट्रांसमिशन लाइंस कहाँ पे बननी चाहिए ये प्लान करेगा, एडिशन ऑफ न्यू ट्रांसफार्मर्स कि कहाँ पे नया ट्रांसफार्मर होना चाहिए ये करेगा। और ऑगमेंटेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे कम कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है वहाँ पे ज़्यादा का लगना चाहिए, तो इसको ऑगमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर कहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो ये सारे काम जो है वो पावर सिस्टम प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है ये सारा करेगा। उसके बाद स्विचिंग ऑपरेशन जो ये भी सिस्टम ऑपरेटर करता है कि स्विचिंग ऑपरेशन में एनपीसी परफॉर्म द स्विचिंग ऑपरेशन ऑन ट्रांसमिशन नेटवर्क कि ये प्लांट शटडाउन फॉर मेंटेनेंस क्लीनिंग एंड वॉशिंग एक्टिविटी, इसके लिए शटडाउन करता है ट्रांसमिशन लाइन को। कोई इमरजेंट शटडाउन हो गया, मतलब कोई कंडक्टर ब्रेक हो गया, कोई जो वो आपकी डिस्क फ्लैश ओवर हो गई, तो उस वक्त आपका जो वो स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है ट्रांसमिशन लाइन पे। कोई ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप और ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया तो वहाँ पे ऑपरेशन होगा। और 132 केवी स्विचिंग फॉर ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रेडियल नेटवर्क। उसके बाद ये जनरेशन मिक्स मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की, तो जब भी आपने इंटरव्यू से पहले जाना है तो आपने जो करंट जनरेशन मिक्स होगा पाकिस्तान में कि जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी कितने परसेंट है, हाइडल कितने परसेंट है, थर्मल कितने परसेंट है, तो आपने लेटेस्ट देख के जाना, ये मैंने ऐड नहीं किया। उसके बाद लोड मैनेजमेंट आ जाता है कि लोड मैनेजमेंट बेसिकली कैसे करते हैं, जो आप जैसे हमने ऊपर देखा था कि आप बेसिकली जो डिमांड और सप्लाई है ये बैलेंस करता है एनपीसीसी, तो ये बेसिकली आप कैसे परफॉर्म करते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनपीसीसी इज टू कीप बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई टू इंश्योर द सिस्टम सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। इन बैलेंस कंडीशन सिस्टम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 50 हर्ट्ज होगी कि जब आपकी जनरेशन और डिमांड जो बैलेंस होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। जैसे ही आपकी व्हेन डिमांड एक्सीड जनरेशन, जब आपकी डिमांड बढ़ेगी जिसमें आपकी जो है वो बेसिकली लोड आपका ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डेप्रिशिएट बिलो 50 हर्ट्ज, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होना शुरू हो जाएगी 50 हर्ट्ज से। इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड जनरेशन, तो ये लोड मैनेजमेंट हैज़ टू बी कैरिड आउट, तो ये लोड मैनेजमेंट करते हैं या सिस्टम में बेसिकली नई पावर प्लांट्स ऐड करते हैं या सिस्टम लोड को शट डाउन करते हैं, तो इस तरह ये लोड मैनेजमेंट होती है। और उसके बाद आपकी जनरेशन डिमांड बैलेंस, ये बेसिकली जो जनरेशन डिमांड बैलेंस है कि लोड इज कंटिन्यूसली वेरिंग इन टाइम, कि आपको पता है कि लोड जो होता है वो वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम, एंड सो द जनरेशन हैज़ टू बी वेरिड इन ऑर्डर टू कीप द फ्रीक्वेंसी इन परमिसिबल लिमिट, तो उसी हिसाब से हम जो जनरेशन है उसको भी वेरी करते रहते हैं। उसके बाद वेरिएशन इन जनरेशन के जो आपकी जनरेशन में वेरिएशन होती है वो हाइडल है, ये फास्टेस्ट रैंपिंग रेट्स हैं कि ये जल्दी से लोड उठा लेता है और थ्रो करता है। उसके बाद थर्मल और आपकी जो स्टीम टर्बाइन्स हैं, गैस टर्बाइन है, डीजी सेट आ जाते हैं। देन है जनरेशन डिमांड बैलेंस की हम कैसे बैलेंस कैसे करते हैं कि इन केस ऑफ डेफिसिट इन जनरेशन कैपेसिटी बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड जनरेशन हैज टू बी मेंटेन थ्रू लोड मैनेजमेंट। जैसे अगर हम 2010 या 2008-9 की बात करें तो हमारे पास पावर प्लांट नहीं थे, तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 39,000 मेगावाट है। तो 2008-9 में हमारे पास जो है वो जनरेशन प्लांट्स नहीं थे, तो हम जो बेसिकली बैलेंस करते थे डिमांड जनरेशन डिमांड बैलेंस करते वो लोड मैनेजमेंट के थ्रू करते थे। तो ये आगे देयरफॉर मल्टी टायर स्ट्रेटजी हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर दिस बैलेंस थ्रू लोड मैनेजमेंट। तो लोड मैनेजमेंट हम जो वो 3 तरह की स्ट्रेटजी अपनाते थे, शेड्यूल लोड मैनेजमेंट, सिस्टम सिक्योरिटी लोड मैनेजमेंट एंड एमरजेंसी और फोर्स्ड लोड मैनेजमेंट। तो ये 3 तरह के हम जो है वो लोड मैनेजमेंट टेक्निक यूज करते थे।
शेड्यूल लोड मैनेजमेंट क्या होता था कि शेड्यूल लोड मैनेजमेंट इज कैरिड आउट बाय डिस्कोज। ये डिस्कोज काम करती है कीप इन व्यू द फॉलोइंग फैक्टर के लोड डिमांड ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्कोज, कि बेसिकली डिमांड कितनी है डिस्कोज के पास लोड की, और उसको एनपीसीसी ने जो है वो सप्लाई कितनी करनी है, तो ये सारा उस हिसाब से ये लोड मैनेजमेंट करती है, शेड्यूल लोड मैनेजमेंट। उसके बाद जनरेशन शेयर एलोकेटेड टू डिस्कोज बाय एनपीसीसी, के कितना शेयर दिया गया है इस डिस्कोज को। उसके बाद कांस्टेंट लाइक वोल्टेज ड्रॉप, ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफार्मर लोडिंग इंक्लूडिंग 11 केवीज एंड बिलो, के जो आपके ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर जो 11 केवी पे लगे हुए हैं उस पे उन पे बेसिकली कोई सिस्टम कांस्टेंट तो नहीं है, तो इस हिसाब से ये शेड्यूल लोड मैनेजमेंट करते थे डिस्कोज। उसके बाद सिस्टम सिक्योरिटी लोड मैनेजमेंट के सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए भी हम लोड मैनेजमेंट करते हैं कि अंडर वोल्टेज की हमारे पास प्रोटेक्शन लगी हुई है, अंडर फ्रीक्वेंसी की प्रोटेक्शन अब हमने लगाई है 2021 और 22 के ब्लैकआउट के बाद, और क्रॉस ट्रिप स्कीम हमारे जो है वो प्रोटेक्शन स्कीम भी अब लग गई है डिफरेंट पावर प्लांट्स पे, डिफरेंट ग्रिड स्टेशन पे have been installed for system security load management। ये सिस्टम सिक्योरिटी लोड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जब भी फ्रीक्वेंसी हमारी अंडर होगी, सिस्टम पे लोड ज़्यादा आ गया और जल्दी से हमारे पास जनरेशन ना अवेलेबल हुई, तो हमारी क्रॉस ट्रिप स्कीम जो है वो काम करेगी कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने देखा कि जो है वो n-1 कंटीजेंसी में हमारे पास जो नेपरा की लिमिटेशन है फ्रीक्वेंसी की वो 49.4 है, तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी 49.3 पे जाएगी तो हमारी क्रॉस ट्रिप स्कीम के तहत कोई 10 मेगावाट या 20 या 30 मेगावाट तक का जो लोड है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से शेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो जिससे जो फ्रीक्वेंसी है वो दोबारा परमिसिबल लिमिट में आ जाएगी। तो इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा 49.3 पे गई तो हमारा सिस्टम पे क्रॉस ट्रिप स्कीम के तहत कुछ ना कुछ लोड शेड होगा, और अगर फिर जो है वो 49.2 पे चली गई तो अगेन हमारी क्रॉस ट्रिप स्कीम चलेगी, फिर जो है वो 10 to 20 मेगावाट जो लोड शेड होगा। इस तरह हमने 49.3, 49.2, 49.1 और 49 तक जो है वो ये क्रॉस ट्रिप स्कीम लगाई है, तो इससे बेसिकली हमारी सिस्टम की सिक्योरिटी जो है वो लोड मैनेजमेंट होती है और हमारा जो सिस्टम है वो ब्लैकआउट या ब्राउन आउट से बच जाता है। उसके बाद इमरजेंसी लोड मैनेजमेंट आ जाती है कि इमरजेंसी लोड मैनेजमेंट क्या होती है कि इमरजेंसी लोड मैनेजमेंट इज फोर्स्ड लोड शेडिंग। ये बेसिकली कोई फोर्स्ड होती है, इज कैरिड आउट बाय एनपीसीसी बाय ओपनिंग 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन इन केस ऑफ एक्सट्रीम सिस्टम इमरजेंसी। जैसे हमने ऊपर देखा कि जो लोड मैनेजमेंट है हमने डिस्कोज को बोला था कि डिस्कोज करती है, क्योंकि डिस्कोज के पास जो है वो 11 केवी जितने भी फीडर है उसका जो ओपनिंग है या क्लोजिंग ऑपरेशन है वो सारा इनका हर डिस्कोज का अपना कंट्रोल सेंटर होता है, ये वहाँ से बेसिकली करवाते हैं। तो अगर इन केस एक्सट्रीम इमरजेंसी हो जाए सिस्टम की तो फिर हम 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है उसको ओपनिंग या क्लोजिंग करवाते हैं, अदरवाइज जो है वो लोड मैनेजमेंट जो भी होती है वो सारी डिस्कोज करती है और थ्रू 11 केवी फीडर्स के थ्रू करती है। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में जो है वो 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं वो बेसिकली ओपन या क्लोज की जाती हैं। और बेसिकली इसके एग्जांपल्स क्या हैं कि कोई अनफॉरसीन जनरेटिंग यूनिट आउटेजेस हो गया, कोई बड़ा पावर प्लांट निकल गया तो उस वक्त हम 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन को ओपनिंग करवाते हैं ताकि जो है वो लोड और जो आपकी जनरेशन है वो बैलेंस हो जाए। या कोई नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल लोड मैनेजमेंट बाय डिस्कोज के डिस्कोज ने जो है वो बेसिकली लोड मैनेज नहीं किया और उनकी जो बेसिकली ज़्यादा लोड सिस्टम पे डाल दिया, तो उस वक्त हम जो है वो 132 केवी की लाइन निकालेंगे। रप्चरिंग ऑफ गैस लाइन के कोई गैस लाइन फट गई और आपका जो गैस पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट वो बंद हो गया, तो उस वक्त हम जो है वो इमरजेंसी 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन करेंगे। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल के हमारे पास फ्यूल अवेलेबल होना था तो किसी इमरजेंसी की वजह से कोई जहाज़ लेट होने की वजह से कोई फ्यूल नहीं अवेलेबल हुआ तो ये हमारे पास इमरजेंसी आ जाती है। सबोटाज एक्टिविटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन में कोई कंडक्टर चोरी हुआ तो ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो गई तो उस वक्त जो है वो ये सिस्टम इमरजेंसी आ जाती है। और ट्रांसमिशन लाइन आर एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम के अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस वक्त जो है वो इमरजेंसी लोड मैनेजमेंट की जाती है एनपीसीसी के थ्रू। उसके बाद मेरिट ऑर्डर होता है कि मेरिट ऑर्डर बेसिकली क्या है कि पावर प्लांट्स आर ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पैच मेरिट ऑर्डर विच इज अप्रूव्ड बाय कमेटी। तो ये बेसिकली मेरिट ऑर्डर की कमेटी का क्वेश्चन हो सकता है आपसे
कि मेरिट ऑर्डर बनाता कौन है, तो ये बेसिकली कमेटी होती है कि एक आपका जो जीएम होता है सिस्टम ऑपरेटर का वो होता है, उसके बाद जनरल जीएम जो आपका पावर सिस्टम प्लानिंग का होता है, उसके बाद चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो सीपीपी का होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर जेनको का होता है। तो ये 5 मेंबर जो है वो ये मेंबर मिलके एक जो है वो मेरिट ऑर्डर बेसिकली डिसाइड करते हैं और उसके थ्रू जो है वो आपका पावर प्लांट चलाए जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी एग्जिस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयरिंग एंड रिवीजन ऑफ मेरिट ऑर्डर फॉर ऑपरेशन ऑफ द पावर प्लांट के ये बेसिकली जो मेरिट ऑर्डर होता है ये आपका रिवाइज होता है। इसका बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है, ये बनता कैसे है आपका मेरिट ऑर्डर कि चीफ जो टेक्निकल ऑफिसर होता है सीपीपीए का विल इंटीमेट द रिवाइज्ड एप्लीकेबल फ्यूल प्राइस, ये उसको फ्यूल प्राइस प्रोवाइड करता है। वेरिएबल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को जो है वो ये बेसिकली बताता है फोर्टनाइटली इन रिस्पेक्ट ऑफ जेनको आईपीपी प्लांट कंप्राइजिंग द फॉलोइंग कंपोनेंट, ये फ्यूल प्राइस देता है आपका चीफ टेक्निकल ऑफिसर सीपीपीए का, क्लोरिफिक वैल्यू फ्यूल देता है, नेट हेड आपका रेट देता है, वेरिएबल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट देता है, इंडेक्स प्रीमियम देता है, रेशियो ऑफ फ्यूल मिक्स गैस एंड फर्नेस ऑयल देता है, इन्वायरमेंट कंसिडरेशन इसमें होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल गैस एंड आरएलएनजी होता है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर परचेज ऑफ द आरएलएनजी, ये सारे पॉइंट्स जो है वो मिला के एक इनके थ्रू जो वो मेरिट ऑर्डर जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन का वो डिसाइड होता है। ऑन रिसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम चीफ टेक्निकल ऑफिसर सीपीपीए, ऑफिस ऑफ द जीएम जो होता है एस सिस्टम ऑपरेटर का, वो कंसोलिडेट एंड प्रिपेयर द रिवाइज मेरिट ऑर्डर के जैसे ही आपका फ्यूल प्राइस चेंज होगी तो आपका जो मेरिट ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, या अगर आपकी कोई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी चेंज होगी तो भी आपका जो मेरिट ऑर्डर है वो रिवाइज होगा। और जो है आपका जो एनपीसीसी का जो सिस्टम ऑपरेटर का जो जीएम है वो आपका केस को रिवाइज करता है और उसके बाद जो इमीडिएटली ऑल मेरिट ऑर्डर कमेटी मेंबर फॉर फाइनेंशियल अप्रूवल, जितने भी कमेटी के मेंबर होते हैं उनके सामने जो है अप्रूवल के लिए रखा जाता है। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेरिट ऑर्डर क्या होता है कि नेपरा ग्रिड कोड एनपीसीसी ऑलवेज ऑपरेट द प्लांट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि आपका जो एनपीसीसी है वो किसी भी प्लांट को चलाएगी लेकिन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये नहीं कर सकता कि कोई भी अपना जो पावर प्लांट जिसकी जो पर यूनिट रेट ज़्यादा वो पहले चलवा ले और बाकी जो पावर प्लांट है वो जो मेरिट ऑर्डर को फॉलो करें, ऐसा नहीं होता कि जितने भी पावर प्लांट है वो मेरिट ऑर्डर के थ्रू ही चलाए जाते हैं। कि जैसे कि चीपर प्लांट्स टेक द लीड इन डिस्पैचिंग, जो जितने सस्ते पावर प्लांट होंगे वो मतलब एक सबसे पहले जो है वो पावर को डिस्पैच करेंगे। इन प्रिवेलिंग द सिचुएशन ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ पावर इन द कंट्री, most of the situation of most of the time in the year all available plant have to operated and therefore question of any discrimination of dispatch does not arise। ये बात कर रहा है 2009-10 की कि जब हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी इतनी नहीं थी जितनी हमारी डिमांड थी, तो जितने भी हमारे पावर प्लांट अवेलेबल थे वो सारे चलाए जाते थे। लेकिन अब हमारे पास जो है वो 39,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है जनरेशन पावर प्लांट की, लेकिन हमारे पास जो डिमांड है वो आजकल 25, 26, 27,000 मेगावाट है, मतलब हम सप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो 13,000 मेगावाट जो एक्स्ट्रा जनरेशन कैपेसिटी है, तो अब जो प्लांट चलाए जाते हैं वो मेरिट ऑर्डर के हिसाब से ही चलाए जाते हैं। However, during short period of lean demand, merit order is strictly followed by NPCC, keeping in view the technical constant of the GENCOs along with voltage transmission issue. Plants under annual maintenance outages according to the planned program and hydro generation drop during lean period of system demand. उसके बाद ऑपरेशन प्लानिंग है हमारी कि ऑपरेशन प्लानिंग में हमारी प्री डिस्पैच फंक्शन होते हैं जिसमें हम एनुअल प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं। कैलकुलेट द फ्यूचर फ्यूल रिक्वायरमेंट, हम ये भी बताते हैं कि हमारे पास इतने फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद ईयरली डिमांड हमारी होती है, क्वार्टरली होती है, मंथली होती है 3 मंथ की, उसके बाद मंथली होती है 1 मंथ की, वीकली होती है अहेड ऑफ प्लानिंग के, ये हमारी सारी प्लानिंग पहले हमारी होती है। उसके बाद थोड़ा सा स्काडा का ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया। स्काडा ऑलमोस्ट जो वो जो एनपीसीसी है इसका की प्रोजेक्ट है कि जिसके थ्रू जितने भी हमारे 220 केवी के ग्रिड स्टेशन हैं, 500 केवी के ग्रिड स्टेशन हैं,
जितने भी आपके पावर प्लांट्स हैं वो सारे स्काडा के थ्रू एनपीसीसी के साथ कनेक्ट होंगे, और जिसकी वजह से जो है वो एनपीसीसी का जो कंट्रोल है और जो बेसिकली ऑपरेशन है वो और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो मेजर टूल यूज्ड फॉर डाटा एक्विजिशन एट एनपीसीसी इज स्काडा सिस्टम, कि जो बेसिकली अब डाटा जो है मैनुअली भी लिया जाता है, कि जैसे किसी भी कंट्रोल रूम को बोला जाता है कि जब भी आपके पास वोल्टेज जो है वो प्रिविजिबल लिमिट से हाई होंगे तो आपने एनपीसीसी को बताना है। तो जब स्काडा आपका सिस्टम आ जाएगा तो उस वक्त एनपीसीसी को वहीं पे बैठे बैठे पता चल जाएगा कि किस ग्रिड स्टेशन किस बस बार पे जो है वो आपके जो वोल्टेज है वो हाई हो रहे हैं, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या मतलब एक वोल्टेज बेसिकली वायलेशन जो है वहाँ पे सारी वो देखेंगे कि कहाँ पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, कहाँ पे कितनी जो है वो रिएक्टिव पावर चाहिए होती है। तो ये सारा डाटा जो है वो स्काडा के थ्रू एनपीसीसी को जाएगा। उसके बाद स्काडा की फुल फॉर्म है कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम है। द प्रेजेंट स्काडा सिस्टम इंस्टॉल्ड एट एनपीसीसी इस्लामाबाद इज कॉल्ड ई-टेरा, इसको ई-टेरा बोला जाता है। SCADA system is combination of hardware and software component used for power system operation and monitoring and control। तो ये तीन काम करेगा, ऑपरेशन भी करेगा, मॉनिटर भी करेगा और कंट्रोल भी करेगा। बेसिकली जो जब SCADA 3 ये SCADA प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो किसी भी ग्रिड स्टेशन का जो कोई ऑपरेशन है वो एनपीसीसी से भी वो परफॉर्म कर सकेंगे। उसके बाद स्काडा सिस्टम के बेसिकली कंपोनेंट्स हैं कि जिसमें सेंसर यूज़ होंगे, ट्रांसड्यूसर यूज़ होंगे, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट रिले यूज़ होंगी, आरटीयू यूज़ होंगे, रिमोट टर्मिनल यूनिट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम यूज़ होगा, सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम यूज़ होगा। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडियम होगा, फ्रंट एंड यूज़र है, स्काडा सर्वर है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जितना भी ये सारा कंट्रोल है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो एनपीसीसी है वो स्काडा आप बताएंगे कि स्काडा के थ्रू सारा डाटा लेगी, तो वो बोलेंगे कि बेसिकली जो एनपीसीसी है स्काडा सिस्टम में ये कनेक्ट कैसे ग्रिड स्टेशन से हो रहा है। तो ये जो कनेक्ट है, जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो भी हमारी 220 केवी की, 500 केवी की और 132 केवी की, जो उसकी अर्थ वायर है ये अब अर्थ वायर नहीं लगा रहे, ये ओपीजीडब्ल्यू लगा रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर। ऑप्टिकल ग्राउंड वायर बेसिकली क्या है कि ये एक उसमें जो है वो ये पाइप यूज़ कर रहे हैं, और पाइप के अंदर जितनी भी आपकी स्काडा की ये केबल्स होती हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स यूज़ कर रहे हैं। और वो जो वायर है वो एक तो ऑप्टिकल जो फाइबर की केबल्स हैं ये उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, और दूसरा ये अर्थिंग का काम भी करती है। तो वो जो है वो ये ऑप्टिकल ओपीजीडब्ल्यू के जो है वो साथ जो एनपीसीसी है वो जितने भी ग्रिड स्टेशन है उनके साथ ये कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जनरेशन प्लानिंग की, कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये यूज़ हो रहे हैं तो इनके भी नाम आपको पता होने चाहिए। तो ये जो है वो ये भी क्वेश्चन होगा। तो जो आपका SDDP सॉफ्टवेयर है जिसको स्टोकेस्टिक डुअल डायनामिक प्रोग्रामिंग को इसकी फुल फॉर्म है, ये ईयर अहेड जो आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग है ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। NCP न्यूवो कॉर्टो प्लाजो ये डे अहेड डिस्पैच प्लानिंग के लिए यूज़ किया जाता है। प्लेक्सस आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, जैसे IGSAP जो बनाया गया है वो सारा प्लेक्सस सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया गया है। उसके बाद आपका क्रिएशन ऑफ एक R&D सेक्शन एनपीसीसी में बनाया गया। ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि R&D सेक्शन का मकसद बेसिकली क्या था। कि R&D सेक्शन जो क्या काम करता है कि SDDP और NCP जो सॉफ्टवेयर है उनकी ऑफलाइन सिमुलेशन करता है, और मेकिंग द इकोनॉमिक डिस्पैच ईजियर एंड ऑप्टिमम के जो आपका इकोनॉमिक डिस्पैच है उसको ईजियर करता है, और उसका ड्राई रन करता है। और उसके बाद रिड्यूस द डेविएशन ऑफ द मेरिट ऑर्डर, के आपको मेरिट ऑर्डर को जो है वो परफॉर्म करके उसमें जितनी भी कॉन्स्टेंट है उसको ये रिमूव करता है। तो ये बेसिकली R&D सेक्शन जो एनपीसीसी है ये काम कर रहा है। तो ये सारा था एनपीसीसी के बेसिकली काम के हवाले से कि एनपीसीसी बेसिकली कैसे काम करता है। सिस्टम जिस हमने एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया वो मार्केट ऑपरेटर का। तो मार्केट ऑपरेटर का बेसिकली कैसे काम करेगा, ये क्या होगा, तो ये जो है वो अभी इसके बारे में अभी ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं अवेलेबल, डाटा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसको कवर नहीं किया गया। तो अब हम बात करें कि जैसे इसी मंथ के एंड पे जो है वो सीवीज की ईमेल एक्सपेक्टेड है। तो सीवी आपने कैसे बनानी है,
तो सीवी के लिए बेसिकली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि दो तरह के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया है, एक फ्रेश स्टूडेंट और एक जिनका एक्सपीरियंस होगा। तो फ्रेश स्टूडेंट पहले मैं बता दूं कि आपने जो है वो सीवी कैसे बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना नाम, फादर नेम लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे। तस्वीर भले आप लगा लें या ना लगाएं तो ये सीवी के लिए मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव आप कोई भी लिख लें, किसी ने मतलब ये गवर्नमेंट एंटिटी है, ये ऑब्जेक्टिव पे जो है वो इतना वो उसको गौर से नहीं पड़ेगी, तो वो आप कोई भी लिख लें, वो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने अपनी जो है वो एजुकेशन लिखनी है। एजुकेशन आपने सबसे पहले बैचलर की, कि जिसमें आपकी डिग्री का नाम क्या है। जैसे किसी का बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, किसी का बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। तो बेहतर है साथ आप अपनी जो पावर वाले हैं ना, वो थोड़ा सा एज लेने के चक्कर में अपना साथ पावर भी लिखें। जैसे बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ब्रैकेट में आप पावर लिख रहे हैं, जिसकी स्पेशलाइजेशन पावर में है, तो वो साथ पावर लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी पासिंग आउट साल कौन सा है। जैसे कोई 2018 में पास आउट हुआ है, 2018 लिखेगा, 2020 में हुआ, 2022 में, तो आप पासिंग आउट लिखेंगे। और अगर जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी यूईटी है या कोई मतलब जैसे नस्ट है, तो वो बेहतर है कि अपनी यूनिवर्सिटी साथ मेंशन करें। और जिनकी यूनिवर्सिटी कोई माठी है, जैसे मतलब एक लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, तो वो बेहतर है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी वहाँ पे मेंशन ना करें, क्योंकि इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो जाता है। क्योंकि जितने भी आजकल जीएम्स लेवल पे बंदे बैठे हैं वो सारे यूईटी के ग्रेजुएट हैं, तो उनके एक मेंटेलिटी है कि यूईटी के अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो इतनी कैपेबल नहीं है इतने अच्छे इंजीनियर प्रोड्यूस करने में। तो बेहतर है कि आप यूईटी, नस्ट हो गया, या जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं उनके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी मेंशन ना करें। उसके बाद आप अपने एफएससी के मार्क्स लाजमी करें, और उसके बाद मैट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपके एफएससी के भी मार्क्स जैसे अगर किसी के 60% हैं या 70% है या 75 हैं, तो वो भी अपने एफएससी के मार्क्स भले भी ना शो करें तो काम चल जाएगा। अब दूसरा आ जाता है कि फ्रेश स्टूडेंट है, अब एक्सपीरियंस नहीं है, तो इंटर्नशिप डेफिनेटली की होंगी, तो इंटर्नशिप से वो मेंशन करे। और जो अगर फ्रेश स्टूडेंट है तो वो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लाजमी मेंशन करे, क्योंकि अगर वो फ्रेश स्टूडेंट है तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट थोड़ा सा अगर रेलेवेंट भी होगा तो उसके एक दो क्वेश्चन उसके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से आ जाएंगे, जिससे उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो और उसके बाद अगर आपने मेंशन कर लिया सीवी पे, आपने उसको प्रिपेयर भी करना है, तो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को, तो जो फ्रेश होंगे वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी अपना मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपनी स्किल्स मेंशन कर सकते हैं, कि जैसे आपको MS ऑफिस की स्किल आपके पास है, अगर कोई आपने किसी सॉफ्टवेयर पे काम किया, जैसे मैंने अभी ये बताया प्लेक्सस पे काम किया अगर किसी ने, जैसे वो उसके बाद वो नोवा है या PDDP है, अगर किसी इन तीनों सॉफ्टवेयर में से किसी पे भी काम किया तो आप डेफिनेटली उसको मेंशन करें। तो ये बेसिकली आपकी आ जाएगी फ्रेश जो ग्रेजुएट है उसकी CV का फॉर्मेट आ जाएगा। और अगर कोई एक्सपीरियंस वाला है तो वो पहले वही रहेगा कि अपना वो जनरल बायोडाटा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, उसके बाद एजुकेशन का आ जाएगा। जैसे मैंने एजुकेशन का बताया कि वो आपने यूनिवर्सिटी, पावर और सारा ग्रेजुएशन ईयर और सारा एफएससी मैट्रिक सारा लिखना है। तो अगर आपके मैट्रिक के या एफएससी के मार्क्स कम हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर MS आपने किया तो MS भी आपने मेंशन करना है। जैसे मैंने वो थोड़ा सा बताना भूल गया कि अगर आप MS किया या MBA किया है, आपने कोई 2 डिग्री जो है वो रेलेवेंट है, MBA भी रेलेवेंट है और जो है वो MS भी रेलेवेंट है। तो अगर आपने MS किया या कोई अगर आपने थीसिस लिखा है तो वो भी आपने CV में जो है वो लाजमी मेंशन करना है। तो ये चीज़ें हो गई। और अगर उसके बाद अगर एक्सपीरियंस है आपका तो अब आपने जो है वो इंटर्नशिप्स हो गया, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो गया, ये आपने मेंशन नहीं करना। अब आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना शुरू करना है। और एक्सपीरियंस लिखने के लिए भी आपने मोस्ट रिसेंट जो एक्सपीरियंस है वो टॉप पे लिखते हैं, ठीक है। जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं जिस कंपनी में, उसको आप टॉप पे लिखेंगे। उससे नीचे जिस कंपनी में आपने पहले काम किया है वो आ जाएगी, उससे नीचे फिर जब आपने सबसे पहले जिस पे काम किया था वो आ जाएगी। तो इस तरतीब के साथ आपने जो अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है। अब एक्सपीरियंस में भी आपने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाजमी लिखा करें।
रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ट्राई किया करें कि जो इनके साथ रेलेवेंट है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने जो है वो जो है वो प्लांट पे काम किया और उसके कंट्रोल रूम में काम किया है, तो डेफिनेटली वो स्विचिंग ऑपरेशन उसने किए होंगे, उसको स्विचिंग ऑपरेशन का पता होगा। तो ये बेसिकली आपके एनपीसीसी के रेलेवेंट बंदा हो गया। तो अब ये वो डेफिनेटली चीज़ें मेंशन करे कि उसने जो है वो 220 kV के यार्ड में स्विचिंग करवाई है, ठीक है, वो कंट्रोल रूम में काम किया है, उसने इस ट्रांसफार्मर पे स्विचिंग करवाई है। तो ये सारा जो है वो अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये चीज़ मेंशन करे कि उसने कंट्रोल रूम में काम किया। तो बाकी अब दूसरा एक चीज़ ये आती है कि गवर्नमेंट अदारे में कि जो भी आप प्राइवेट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे, तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो उनके आपके पास लेटर होने चाहिए, इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेटर। तो ये ज़रूरी है क्योंकि वो मांगते हैं। तो बाकी ये दूसरा एक उसकी वो जो वो तस्दीक वगैरह नहीं करवाते कि मतलब अगर आपने कहीं फेक भी बना लिया कि आपने काम किया था किसी कंपनी में लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया या आप नहीं ले सके, तो मसला नहीं, आप सिंपली उसका एक पैड बनाएं और पैड पे जो है वो एक इंटरव्यू लेटर भी बना लें। ये उसकी तस्दीक वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन जो भी आपने एक्सपीरियंस लिखा होगा आपके पास उसका लेटर होना चाहिए। इंटर्नशिप का लेटर तो नहीं मांगते, लेकिन जो है वो एक्सपीरियंस का जो लेटर है वो लाजमी मांगते हैं। और उसके बाद अगर आपने कोई पेपर लिखा है, आपकी कोई पब्लिकेशन है, तो उस पेपर का जो प्रिंट आउट है ये भी आपने लेके जाना है। तो ये भी वो पूछ सकते हैं कि आपने इसका जो प्रिंट आउट है वो आपने जो हमें दिखाएं, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो दूसरा वही है कि जो एक्सपीरियंस वाले हैं बाकी बातें वही होंगी जो मैंने पहले बताई हैं फ्रेश वालों के साथ। सिर्फ आपका एक एक्सपीरियंस वाला कॉलम जो ये नया आ जाएगा, बाकी सारा कॉलम अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर पे काम किया है जो मैंने मेंशन किए हैं तो आपने वो डेफिनेटली जो है वो बताना है। और आपने जो है वो हाउ टू मतलब वो इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, ये क्वेश्चन लाजमी करेंगे। तो इसकी हमारे चैनल पे जो है वीडियो अवेलेबल है कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, तो ये कैसे बेसिकली बनाना है इस क्वेश्चन को, तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। और अपना जो है वो इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ का जो आंसर है वो पहले बनाएं और उसको प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो यहाँ पे जो बहुत सारी बातें आ रही हैं कि कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू की परसेंटेज आएगी, ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि एकेडमिक शायद जो है वो इंक्लूड करें, तो अभी ये पता नहीं है। तो इसलिए इंटरव्यू बहुत मैटर करेगा, तो इसलिए आपने जो है वो प्रॉपर इसकी मेहनत करनी है। तो बाकी इंशाल्लाह आईजी सैप के हवाले से लेक्चर भी आ जाएगा आने वाले दिनों में, और जो वो आपकी जो स्टेट ऑफ इंडस्ट्री की रिपोर्ट है नेपरा की, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह प्रेपरेशन जारी है। तो उसका भी हम जो है वो हमारे चैनल पे अब जो है वो लेक्चर अवेलेबल होगा। तो ये बेसिकली है। और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 031537970054, आप अपनी जो है वो सीवी मुझे व्हाट्सएप करके रिव्यू करवा सकते हैं कि आपकी सीवी में अगर कोई गलती होगी तो आपको बता देंगे कि आपने ये चीज़ लिखनी है, अगर ये चीज़ लिखी है तो आप इसको ऐसे लिखें, ज़्यादा अच्छा व्यू देगी, ठीक है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो सीवी अपनी सेंड करके भी रिव्यू करवा सकते हैं। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा एक फेसबुक पेज है टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शहाद, उसको फॉलो कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और आने वाली जॉब्स और टेस्ट के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके।